आइए शुरू करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। नमस्ते दोस्तों, आपने ट्यून किया है अपने यूट्यूब का चैनल रेडियो टशन और आप सुन रहे हैं शिक्षक दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल और आप सभी श्रोताओं का रेडियो स्टेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले आप सभी को हमारे और हमारे टीम की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आज अपने विशेष फोन कार्यक्रम में एक अध्यापक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिक्षक का जो समर्पण होता है वो अटूट होता है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। एक शिक्षक एक विद्यार्थी को हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए प्रेरित करता है और सच्चा शिक्षक वही होता है जो हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। गुरु और शिष्य का जो एक मित्रवत और पुत्रवत व्यवहार है वो हमेशा स्थापित करता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमने सादर आमंत्रित किया है प्राइमरी स्कूल के अध्यापक श्री सुनील वर्मा जी को, और सुनील वर्मा जी से बातचीत कर रहे हैं आपके दोस्त राहुल। तो आइए सुनते हैं फोन प्रोग्राम में सुनील वर्मा जी से राहुल की बातचीत का पहला भाग। सुनील सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। धन्यवाद। सर, पहले तो जी पूछूंगा कि कैसे हैं आप कोरोना काल में? बहुत अच्छे हैं, और सबसे पहले रेडियो चैनल सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारा शुभकामना। सर, आप एक अध्यापक हैं, तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, बस हम सबको मालूम है शिक्षक दिवस की एक कहानी है जी। जो भारत के हमारे उपराष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस से मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे नेता लोग रहते हैं और बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं इनका बर्थडे मनाया जाता है। जी जी। तो कृष्णन जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन जो है ये शिक्षकों के नाम पे समर्पित है और इसलिए यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तभी से 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और बच्चे शिक्षकों का सम्मान करते हैं और इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं सभी लोग। सर, आप एक अध्यापक हैं, आप अध्यापन के दौरान एक शिक्षक होने के नाते क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव रखते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर? जो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर आपका क्या अनुभव है सर, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। देखिए राहुल जी, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आपने अनुभव ही पूछा है। जी बिल्कुल। तो एक शिक्षक होने के नाते हर शिक्षक का एक दायित्व होता है कि वो शिक्षक पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से करे जो भी शिक्षण कार्य है उसका, उसमें वो अपने बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव और ड्रेस मेंटेनेंस, फिजिकल एक्टिविटीज और जो बच्चों से बात करने की शैली है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को लगे कि हाँ सर में हमारे से कुछ स्पेशल है जिसको हमें लेना चाहिए। तो जब इस तरह का परिस्थिति हम क्रिएट करते हैं बच्चों के सामने तो एक करके सीखना और जो कहते हैं कि अनुकरण करके सीखना, अनुकरण के सिद्धांत का एक पालन होता है और बच्चे शिक्षक का अनुकरण हमेशा करते हैं। तो इस वजह से हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि भारत में शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी है और कैसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो एक मैं गवर्नमेंट जॉब होल्डर हूँ और बेसिक शिक्षा महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ जी। और मैं दृष्टिबाधित भी हूँ 100%। जी। तो ये मेरा परिचय था। और शिक्षण व्यवस्था, जी, शिक्षण व्यवस्था के रूप में जो हमारी बहुत सारी सुधार शुरू से ही होती रही हैं। 1965 में सुधार हुआ, 1986 में हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 आई, फिर उसमें बदलाव हुआ 1992 में
और 2005 में फिर से डीपीईपी आया, फिर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेम आया 2009 में। अब अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नाम बदल करके समग्र शिक्षा नीति किया गया है जी, जो 2020 में आया है। अच्छा। तो इसमें नित नए आविष्कार, अन्वेषण कह सकते हैं हम, और नवाचार कह सकते हैं कि करने की कोशिश की गई है। और हर शिक्षण व्यवस्था में प्रशिक्षण की भागीदारी को महत्व दिया गया है। किंतु जो अभी नवीन शिक्षा नीति है, इस पे हम कई वेबिनार आयोजन किए हैं। अच्छा। तो इस वेबिनार में यह निकल के आ रहा है कि इसमें छात्रों की शिक्षा को कभी व्यर्थ ना जाए। जैसे उच्च शिक्षा की बात करें तो हम किसी परिस्थिति की वजह से बीए करने के बाद से 1 साल पढ़ा हमने, कोई घर की परिस्थिति खराब है या कोई और इस क्षेत्र में हमको जाने की इच्छा है, तो हम क्लास छोड़ देंगे तो हमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये हमारा जो 1 साल का परिश्रम है ये बर्बाद नहीं हुआ। इसी तरीके से जो रुचिपूर्ण शिक्षण के लिए विषय को की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा। जो बच्चे चाहे एक साथ में अपनी जो इच्छा हो विषय इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में ले सकते हैं। इसमें जैसे कि मैथ, साइंस और बायोलॉजी के साथ आप केमिस्ट्री नहीं ले सकते थे। हाँ। तो इस तरीके का फाउंडेशन भी हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको इच्छा है वो आप पूरी तरह से पढ़ें। तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है सरकार का, सोच अच्छा है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए वो उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कोशिश उम्मीद है कि अच्छे से काम हो। जो स्तर के अधिकारी हैं उस पे सपोर्ट करें और शिक्षण प्रशिक्षण के साथ में बच्चों को नई शिक्षा नीति से जोड़ें और शिक्षकों को भी जोड़ने का प्रयास करें। सर, हमारे एक सवालों के जवाब में आपने मेरे कई सारे सवालों के जवाब दे दिए कि मैं खुद नई शिक्षा नीति पर आपसे सवाल करने वाला था। नई शिक्षा नीति जब हमारे कैबिनेट मंत्रालय ने मंजूरी दी तो ये विद्यार्थियों और आपने बताया कि आपने वेबिनार भी किया, सबके बीच में चर्चा का बहुत बड़ा विषय रहा है। सर, नई शिक्षा नीति से आपने लाभ के बारे में बताया, पर क्या हमारे श्रोताओं की ओर से मैं पूछना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति में कुछ ऐसी खामियां भी हैं जो शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं? आपको लगता है ऐसा कुछ? जी राहुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, नीतियां जब भी बनती हैं किसी भी मुद्दे पे तो कोई भी नीति पूर्ण नहीं होता, कोई भी सरकार पूर्ण नहीं होती। बिल्कुल। यदि हम कहें कि ये शिक्षा नीति पूर्ण है तो ये निश्चित रूप से अनुभव की बात नहीं है। ये सिर्फ बिना किसी चीज को रिसर्च किए हुए बोल दिया गया है। यदि हम रिसर्च करते हैं और उसके सारे पहलू पे जाते हैं तो जब एक के बाद दूसरी शिक्षा नीति आती है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ खामियां रहती हैं और उसको पूरा करने के लिए सुधारात्मक रवैया अपनाया जाता है। तो निश्चित रूप से 2020 में शिक्षा नीति आई है, इसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे और 5-10 साल के बाद से यह निश्चित रूप से पता करने की कोशिश की जाएगी कि इसका शिक्षकों के ऊपर और छात्रों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। जो हमने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करी है शिक्षा नीति में, उसका लाभ कितना मिला है। और अभी तक हमारा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही कहा गया है कि जो प्रशिक्षण योग्यता है और जो वोकेशनल कोर्स है यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें लगभग जो भी बच्चे भाग लेते हैं उसमें से केवल 5 से 10% ही बच्चे सक्सेस होते हैं यानी कि जॉब में होते हैं। तो इस कमी को यानी कि 95% या 90% जो बच्चे हैं वो घर पे रहते हैं या फिर छोटी जॉब में करते हैं, छोटा जॉब करते हैं जो उनकी योग्यता के हिसाब से नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये देखने की बात होगी, हम सब हैं, देखते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। खामियों की यही बात है कि इसमें जो बच्चों से अपेक्षा की गई और शिक्षकों से अपेक्षा की गई है वो पूरी तरह से सफल तभी हो सकता है जब उस हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी। स्कूलों में फर्नीचर, स्कूलों में बच्चों को खुला हुआ माहौल चाहिए, पेड़ पौधे, प्राकृतिक माहौल चाहिए और बच्चों के लिए खेल कूद की सामग्री के लिए बेहतर फंड की जरूरत पड़ती है जो सरकार को ही जारी करना पड़ेगा। यदि ये सब जारी करती है
और शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है नियमित रूप से चलता रहता है तो निश्चित रूप से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अभी तक के जो भी नीतियां आई हैं उसमें बहुत सारी कमियां रही हैं और इसमें भी यह जो हमारा जीडीपी का हिस्सा हम पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं, बहुत कम खर्च करते हैं। तो इस वजह से ये बहुत सारे अभी खामियां भी हैं इसमें। सर, नई शिक्षा नीति से बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो एक सवालों में को लेकर परेशान हो गए हैं। उनके मन में सवाल ये चल रहा है सर कि वैसे भी हमें रोजगार नहीं मिला, हम डिग्री लेकर वैसे बैठे हुए हैं। आपने भी इसका जिक्र मुझसे अभी किया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, मात्र 10% विद्यार्थी हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जॉब पा जाते हैं। 95% या 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी जॉब की तलाश में भटकते रहते हैं और उनकी उम्र यूं ही बीत जाती है, लेकिन वो जॉब नहीं कर पाते और इतनी अच्छी डिग्री लेने के बावजूद भी वो छोटी मोटी जॉब पर ही सिमट कर रह जाते हैं। सर, नई शिक्षा नीति आने से क्या लगता है कि जो विद्यार्थियों की उम्मीद है रोजगार की, जिसके लिए हम सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सर, तो ये उम्मीदें पूरी होंगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, नीतियां हैं, हमने पहले ही कहा है। अभी 1986 की शिक्षा नीति है, अभी तक चल रही थी। इसमें भी जो सुधार थे वो गलत नहीं थे। अच्छा। जो शिक्षा नीति की सुझाव थे वो गलत नहीं थे। लेकिन तथाकथित 2 कमरों का महाविद्यालय आपने देखा होगा। बिल्कुल, मेरे कई जगह पे इंटर कॉलेज 2-3 कमरों में चल रहे हैं। जी बिल्कुल। यानी कि एक क्लास के बैठने के लिए छात्रों के लिए एक कक्ष की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा बच्चा मैथ पढ़ता है तो उसके मैथ का लैब होना चाहिए, लैंग्वेज लैब होना चाहिए स्कूल में जी, और फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब होना चाहिए और SUPW का होना चाहिए, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य का लैब होना चाहिए। तो कितने सारे कक्ष तो इसी के हो गए सर। जब हमारे पास नहीं है ये व्यवस्थाएं जी, तो हम छात्रों को केवल शिक्षा से जोड़ने के लिए और जो हमने एक बहुत छोटा सा लक्ष्य बना लिया है साक्षरता मिशन, केवल साक्षरता से जोड़ने के लिए यदि हम शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हम बेरोजगार युवकों का एक बहुत बड़ा टीम पैदा कर रहे हैं जो राष्ट्रीय असंतोष का कारण बन सकता है। बिल्कुल सर। तो हमें ये करना चाहिए कि जो शिक्षा नीति के हिसाब से जो मानक है विद्यालयों का वो पूरा हो। कोर्स किस तरीके का चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग हो बराबर रूप से। जब बच्चे योग्य निकलेंगे, अगर परीक्षा दे करके योग्य निकलेंगे तो बहुत सारी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियों में भी अपनी सहभागिता जारी करेंगे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट निजीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। जब हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो फिर युवाओं में असंतोष तो फैलेगा ही। बिल्कुल सर। हर युवा बिजनेस नहीं कर सकता और बिजनेस के लिए जो मानसिक स्थिति होती है हर किसी की ठीक होती नहीं है। बिल्कुल सर। ये जोखिमों से भरा होता है। तो बेरोजगारी की तरफ जो कदम है ये भारत का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बेरोजगारी कम होगा इस शिक्षा नीति से, जैसा कि सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। सर, अभी आपने बताया कि आप प्रज्ञाचक्षु हैं और श्रोता भी हमारे सुन लिए कि आप एक प्रज्ञाचक्षु शिक्षक हैं। सर, एक मेरे मन में ये सवाल है कि जो प्रज्ञाचक्षु शिक्षक या शिक्षार्थी होते हैं उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें किन किन चीजों की जरूरत है जिससे वो अपनी शिक्षा बेहतर तरीके से अध्ययन भी कर सके और जो हमारे शिक्षक हैं वो उन्हें अध्ययन करा भी सके। सर देखिए, प्रज्ञा चक्षु जो छात्र की बात है तो ये स्पेशल एजुकेशन की बात है, लेकिन आपने कहा है तो मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल सर। मेरा नॉर्मल एजुकेशन रहा है जी। तो जो प्रज्ञा चक्षु स्टूडेंट होता है उसके रूप में मैंने खुद भी अध्ययन किया है, तो इस वजह से हमें मालूम है। सर। हम जो भी प्रज्ञा चक्षु होते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। ओके। तो पहले ये व्यवस्था थी कि वो स्पेशल स्कूलों में ही पढ़ते थे। लेकिन अब सरकार की एक नीति है समग्र शिक्षा नीति। जी बिल्कुल। और समावेशी शिक्षण। तो सभी लोगों को एक साथ बैठा करके सभी प्रकार के वर्ग और जाति और तरह प्रकार के लोगों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी एक साथ शिक्षण कार्य कराने की और शिक्षा से जोड़ने की व्यवस्था है।
इसमें जरूरत है कि जो नॉर्मल स्कूल है उसमें एक स्पेशल एजुकेशन से टीचरों की नियुक्ति की जाए, जिससे ब्लाइंड शिक्षक को ब्लाइंड स्टूडेंट को गाइड कर सकें, तो अच्छा हो सकता है सर। और दूसरी बात आपने पूछा कि एक दृष्टिबाधित शिक्षक के होने के नाते कौन कौन सी समस्याएं सामना करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सर। शुरुआत में जब एक गांव में कोई शिक्षक जाता है तो लोगों की मेंटेलिटी इतनी अच्छी तो नहीं होती है। यस सर। ये हम सब जानते हैं और सामाजिक स्थिति अभी भी भारत में इतनी अच्छी नहीं है कि एक बैग से आपको लोग सम्मान देने लगे। यस सर। तो जब शिक्षक के रूप में मेरा चयन खुद भी हुआ गांव में, तो मैं पहली बार गया तो लोग खिड़की से जा करके देखते थे कि ये कैसा शिक्षण करते हैं और बच्चे भी थोड़ा एक्साइट रहते थे कि कैसे सर पढ़ते हैं। तो उनको ब्रेल लिपि को टच करने की जब इच्छा हुई तो मैंने उनको कभी डांटा नहीं, कभी बोला नहीं। एक एक बच्चों को बारी बारी से मैंने स्कूल में अपने सारे बच्चों को पहले मैंने समझा दिया कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, ताकि बच्चों के मन में हमारे प्रति जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल सर। जब एक क्वेश्चन उनके मन में हावी रहेगा तो फिर वो हमारे जो बताए हुए क्वेश्चन का जवाब है या फिर जो भी गाइड है हमारा, वो उनके मन में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर। मन में घुसेगा नहीं। तो इस वजह से मैंने ये किया और चलने फिरने में जो दिक्कत होती थी थोड़ा बहुत नई जगह पे जाने के बाद से, तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइट होते थे हेल्प करने के लिए। वो उंगली पकड़ करके हमेशा ले जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पे। फिर ये सब नॉर्मल हो जाता है हम लोगों का। नई जगह पर भी केवल प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद से जो रिस्पेक्ट मिला छात्रों का और पेरेंट्स का, उसको अपने मुंह से बखान करना कहेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है तो मेरे विद्यालय के गांव में आप जा करके आप पता कर सकते हैं सर। अगर कभी मेरा चैनल बहुत सारे डेवलप किया तो मैं खुद रिपोर्टिंग करने आऊंगा आपके यहाँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा चैनल आगे बढ़े, मैं रिपोर्टिंग करने खुद आपके यहाँ आऊंगा। मेरा सौभाग्य होगा आपके विद्यार्थियों से, आपके स्टाफ से और आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। जी बहुत खूब राहुल जी। सर एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है। आपने जिक्र किया है इस वैश्विक महामारी में, कोरोना काल में, जब सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, हर क्लास ऑनलाइन चल रही है, इस ऑनलाइन क्लासेस में सर विद्यार्थियों को कितनी असुविधा हो रही है, शिक्षक को कितनी असुविधा हो रही है, और इसके साथ साथ जो दृष्टिबाधित शिक्षक या शिक्षार्थी हैं उन्हें कितनी असुविधा हो रही है सर? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हम दृष्टिबाधित लोगों का ध्यान देते हैं। बिल्कुल सर। जो टेक्नोलॉजी है निश्चित रूप से दृष्टिबाधित शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए एक वरदान माना जा सकता है। जी सर। इसमें बहुत सारे भारत सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं। जैसे सुगम्य भारत अभियान के तहत बहुत सारे सड़क, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आदि को एक्सेसिबल बनाया गया है। इसी तरह से मोबाइल ऐप्स और इंटरनेट साइटों को भी एक्सेसिबल बनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। अच्छा। तो इसके अंतर्गत पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि 40-50% तक सरकार ने काम किया है। और बहुत सारे उसके देखा जो प्राइवेट संस्थान है वो भी उस पर काम किए हैं। तो जो साइट है वो एक्सेसिबल है, यानी कि टॉकबैक और जॉस के साथ सपोर्ट करती हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें हम सबके लिए बहुत सारी सुविधा हुई है। अच्छा। और इसमें दूसरी बात भी मैं जोड़ देता हूँ कि जो नॉर्मल है और ब्लाइंड दोनों है उसको ऑनलाइन शिक्षा में किस तरह की समस्या आती है। बिल्कुल सर। तो कोरोना काल में निश्चित रूप से मार्च के बाद से ही, हम कहें तो आधे मार्च से ही शिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान सभी तरह के बंद हैं और अभी तक किसी भी तरह का कोचिंग सेंटर भी नहीं खुला है। तो ऑनलाइन शिक्षण को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। अच्छा। ये हायर एजुकेशन यानी कि इंटरमीडिएट के बाद के बच्चों के लिए तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि अचानक आप किसी व्यक्ति का मन दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे जिसके तरफ वो कभी नहीं गया है। स्कूल के टाइम में कभी भी किसी विद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी है, हमें जहाँ तक मालूम है। मैं लोकल स्तर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े नगरों में हो सकता है ऐसा होता होगा। अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं बात नहीं हुई। यस सर। अब अचानक ऑनलाइन शिक्षा आपने बच्चों पे थोप दिया तो पहले तो बच्चों को समझने में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो गया कि जो बच्चों ने टीचर ने दिया है, होमवर्क दिया है या फिर जो भी पाठ पढ़ने के लिए दिया उसको बच्चों ने पढ़ा,
और हेजिटेशन के साथ में कुछ रिप्लाई आए। लेकिन यदि प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे पहले बात तो जो सरकारी विद्यालय यहाँ पे बहुत पुअर बच्चे पढ़ते हैं, इनके पास फोन नहीं होता है, एंड्रॉइड फोन की सुविधा बहुत कम होती है। जो 15-20 बच्चों के फैमिली में है भी तो वो बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। प्रॉपर रूप से कोर्स को मैनेज करके बहुत परिश्रम करके व्हाट्सएप के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमने जो दिया बच्चों को, सर आप सुन रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। वो बच्चों तक पहुँच जाए अच्छी तरह से तो शिक्षक की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। फिर शिक्षक जब अपने ज्ञान कौशल को अपने छात्रों के साथ बांटता है तो छात्रों का भी एक कर्तव्य होता है कि वो उनके द्वारा दिए गए ज्ञान कौशल को हृदय के साथ अपने ज्ञान रूपी झोली फैला करके अर्जित करे। जी बिल्कुल। सर, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की पहल बहुत जरूरी होती है। तो दोनों किस प्रकार से पहल कर सकते हैं ताकि एक नए समाज का निर्माण हो? देखिए, इस पे मैं यदि बहुत कम में जवाब दूं, वैसे मेरा जवाब बहुत लंबा हो गया है। समय तो शिक्षक के और छात्र के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए जी कि शिक्षक से छात्र दूर न भाग जाए और इतनी करीबी भी नहीं होनी चाहिए कि छात्र सर चढ़ करके फिर हमारे आदेश को या फिर हमारे निवेदन को मानने से इनकार कर दे। तो एक सीमित दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो फिर भी एक मित्रवत व्यवहार रखने से शिक्षण कार्य बहुत उत्तम होता है। सर, हमारे सारे श्रोता सुन रहे हैं, आप दृष्टिबाधित हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने बचपन से लेकर के एक अध्यापक बनने तक के संघर्ष को अगर हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें तो हम सब काफी हद तक आपसे प्रेरणा ले सकेंगे सर। बहुत अच्छा, आपने जब पूछ लिया तो अभी तक किसी ने इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा था। यस सर। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत बड़ा है, लेकिन सीमित समय में इसका मैं जवाब देने का कोशिश करता हूँ। हो सकता है बहुत सारे पहलू छूट भी जाएं। सर कोई बात नहीं सर। तो मेरा जन्म महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी एक फार्मर हैं। यस सर। और 7 साल की उम्र में मेरी दृष्टि बहुत कम हो गई थी। तो धीरे धीरे 8 साल में जाते जाते खत्म हो गई। यस सर। तो स्पेशल विद्यालय गोरखपुर राजकीय दृष्टिवादी इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाई शुरू करी और इंटरमीडिएट तक वहीं पे पढ़ा। अच्छा। और इसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन किया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने बीएड यानी स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए सोचा। यस सर। और जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट दिव्यांग विश्वविद्यालय से बीएड में एडमिशन लिया। अच्छा। किंतु टीचर ट्रेनिंग जो होता है बीटीसी, एक नॉर्मल फैमिली के होने की वजह से बीटीसी में गवर्नमेंट डायट मुझे मिल गया था महाराजगंज में, इस वजह से मैंने बीएड को बीच में छोड़ दिया। अच्छा। फिर मैंने एमए करा है कानपुर यूनिवर्सिटी से। यस सर। कानपुर यूनिवर्सिटी से एमए करने से पहले मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक ब्लाइंड के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। बिल्कुल सर। इसी संदर्भ को चरितार्थ करने के लिए एक संस्था है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली में। अच्छा। वहाँ से 4 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी किया है। अरे वाह। और इसके साथ में ही स्काउट गाइड और ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते समय एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना से भी मैं जुड़ा रहा। अरे वाह, क्या बात है सर। तो बहुत सारे दिक्कतें आई बीच में। शिक्षण कार्य करते समय अकेले हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाना, अपने हाथ से खाना पका के खाना, कई बार इसमें रिक्शे से या फिर बहुत सारी गाड़ियों से चोट भी लगते थे, लेकिन ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हो चुकी थी उस समय तक। बिल्कुल सर। जब भी हम लोग को चोट लगता था तो हमें ऐसा लगता था कि जो यूनिवर्सिटी के हमारे दोस्त हैं उनको ज्यादा एहसास होता था। और हम लोगों को तो ये मेंटेलिटी बन गई थी कि चोट लगा फिर आगे हम लोग बढ़ दिए। सर, आपने अपने संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता
हमारे सुनने वाले आपके जीवन के संघर्ष से काफी प्रेरणा लेंगे। सर, अब मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि एक शिक्षक होने के नाते पहले विद्यार्थियों को और दूसरे शिक्षक समाज को, जो हमारे गुरुजन हैं, उन्हें इस साक्षात्कार के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? देखिए, शिक्षकों को तो मैं कोई संदेश विशेष नहीं दे सकता। शिक्षक खुद ही अपने आप में ज्ञान का भंडार होता है। फिर भी आपने कहा है तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें और हम जो छात्रों को देना चाहते हैं वो छात्रों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, इसका निरीक्षण हमेशा करते रहें। और निश्चित रूप से यदि नहीं पहुंच पाता है तो छात्रों पे नाराजगी व्यक्त करने के बजाय या फिर किसी नीति को गलत या सही ठहराने के बजाय आत्मचिंतन करें, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है कि जो सुविधाएं हमारे पास हैं उन सीमित सुविधाओं में ही हम जितना अधिक से अधिक उत्तम शिक्षण कार्य कर सकें, वो समाज और सरकार सबके लिए अच्छा होगा और हमारे शिक्षण कार्य के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाएगा। सर, और छात्रों के लिए आपने कहा है। यस सर। तो मैं छात्रों को कहना चाहता हूं कि हमेशा घबराए नहीं। यस सर। और किसी भी चीज को मन पे न लें। जो चीज हमें कम आता है उस पर ध्यान ज्यादा दें। यस सर। और खेल खेल में सीखने की कोशिश करें। कोई कविता या फिर कोई ऐसा सूत्र होता है तो उसको याद करने के लिए कहीं दीवार पे लिख दें या पोस्टर लगा करके लिख दें, जिसका ध्यान आपका हमेशा जाता रहेगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाएं और शिक्षक से जो भी परेशानी है वो कह दें। कभी डरे नहीं, शिक्षक से कभी डरना नहीं चाहिए। शिक्षक को अपना मार्गदर्शक मान करके उनसे हर परेशानी शेयर करें तो निश्चित रूप से आपको अपने शिक्षकों से अच्छा ज्ञान मिलेगा और अपने अनुभव का इस्तेमाल जीवन में करने में आसानी होगी। बिल्कुल सर, मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले सभी श्रोता आपकी बातों से बिल्कुल लाभान्वित हुए होंगे। सर, एक शिक्षक होने के बाद आप समाज के और किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं सर? जी, अभी तक इसके बारे में आपने पूछा नहीं था और पूछ लिया। तो देखिए, मेरा शुरू से ही ये सोच रहा है कि एक दृष्टिबाधित होने के नाते जब हम एजुकेशन लाइन में आए और घर छोड़ करके 8 साल की उम्र में बाहर चले गए, तो निश्चित रूप से हमारे माता पिता के अलावा समाज का ही योगदान ऐसा रहा। एक कदम कहीं चलने के लिए किसी ने उंगली पकड़ के सड़क पार करा दिया, किसी ने कुछ गाइड कर दिया। तो हमारे सफलता में समाज का योगदान भी बराबर का रहा है। जितना गार्जियन का रहा उससे कम नहीं आंक सकते हैं। तो इस वजह से शुरू से ही मेरे समाज सेवा में रुचि रही है। अच्छा। और ये मैं बिना संस्था के ही करता रहा, जो मेरे सामने आता था, यानी कि जो फील्ड में ही आसपास के लोग दिख जाते थे, जिस माध्यम से भी हो सकता था मदद करता था जी। किंतु 2015 में अचानक एक ऐसी परिस्थिति आई जिसे मैं बहुत चिंतित हो गया था, घबरा गया था कि इतना बड़ा कार्य कैसे करूंगा। ये कहानी है कि एक राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ नाम का एक संस्था है, बहुत बड़ा संगठन है। 1971 में हमारे परम आदरणीय जी, इसके परम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव हैं हमारे श्री संतोष कुमार रुंगटा साहब, जो दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर वकील हैं। अच्छा, प्रज्ञाचक्षु हैं? हाँ, प्रज्ञाचक्षु हैं ये भी। या तो इनके तरफ से और उत्तर प्रदेश ब्रांच के जो हमारे महासचिव हैं श्री शिव कुमार सर, यस सर, इनके तरफ से एक आदेश आया हमारे लिए कि गोरखपुर में जो पूर्वांचल यूनिट है इसका मैं महासचिव बन के और समाज के लिए कार्य करूं। तो मैं इतना ज्यादा घबरा गया था कि इस तरीके के किसी भी संस्थान से मैं कभी नहीं जुड़ा था जी। और मुझे डर लगता था कि कहीं कुछ गलती हो जाए या फिर जो उद्देश्य है वो प्राप्त न कर पाऊं। तो फिर भी बहुत सहानुभूति दिया और बहुत प्रेरणा मिली हमको रुंगटा साहब से। पहले से भी मैं इनसे जुड़ा हुआ था। अच्छा। पहली बार मुलाकात आपसे मेरी 2008 में हुई थी, तभी से मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। अच्छा। तो इस वजह से मैंने इस जिम्मेवारी को संभाला और जून 2020 तक ये जिम्मेवारी को मैंने बखूबी से निभाया और ये कोशिश की कि ईमानदारी पूर्वक समाज के
वंचित वर्ग तक जो भी सेवा पहुंचाया जा सके वो मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। सर मैं एक बहुत छोटा सा एंकर हूँ, मैंने कभी इसके पहले एंकरिंग नहीं की, मैंने किसी का साक्षात्कार नहीं लिया। सर कैसा लग रहा है आज राहुल के साथ बातचीत करके हमारे चैनल पे? देखिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रयास जो है वो बहुत अच्छा रहा है और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इसके लिए और आपको बहुत बड़े एंकर के रूप में राष्ट्रीय किसी चैनल पे हम आपका सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा है हमारी और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको मिले आपके लगन के भरोसे। धन्यवाद सर। सर आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमसे बातचीत की, मैं अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं की ओर से, अपनी टीम की ओर से हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुनील कुमार वर्मा जी को, जो वैश्विक शिक्षा में अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। श्रोताओं, सुनील कुमार वर्मा जी ने अपने जीवन के पूरे संघर्षों को बताया। इसके साथ साथ शिक्षा प्रणाली, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के समन्वय को बड़े ही विस्तार तरीके से रखा। परिस्थितियानुसार शिक्षक को या शिक्षार्थी को हो रही समस्याओं को भी सुनील जी ने बड़े ही विस्तार के साथ हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। चलते चलते आपको हम बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता संजीव तिवारी, इस कार्यक्रम में टेक्निकल सहयोग मिला राजेंद्र सर का, शोध, आलेख और स्वर आपके दोस्त राहुल का। चलते चलते हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगा किसी नए डे, नए फोन प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो स्टेशन, जो छू ले आपका मन। नमस्ते, बाय बाय।